हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर विद्युत चुंबकत्व का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फिजिक्स का, इसके अंदर चैप्टर चल रहा है सदिश व अदिश क्षेत्र। तो उसका आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसी भी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन से मतलब हम क्या समझते हैं? रेखीय समाकलन का मतलब होता है कि किसी सतत सदिश फलन का किसी दी गई दिशा में, किसी सतत सदिश फलन का किसी दी गई दिशा में प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य समग्र प्रभाव या उसका मान, उस सदिश फलन का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए अभिष्ट राशि का उस दिशा में समाकलन किया जाता है। तो जो हमारा सदिश राशि है, जो सदिश फलन है, जो भौतिक राशि दे रखी है, उसका हमको उसी दिशा के अंदर, उसी दिशा में समाकलन किया जाता है, जिसे गणितीय भाषा में रेखीय समाकलन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में किसी सतत सदिश फलन का किसी दी गई दिशा में प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य समग्र प्रभाव ज्ञात करने के लिए अभिष्ट राशि का उस दिशा में समाकलन किया जाता है, जिसे गणितीय भाषा में हम रेखीय समाकलन कहते हैं। इसको यदि हम दूसरे प्रकार से समझें, यदि इसको थोड़े से इजी वे में यदि हम समझें, तो हम कह सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है? सदिश क्षेत्र में वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे कि ये एक सदिश क्षेत्र है, यह एक सदिश क्षेत्र है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है I और एंडिंग पॉइंट है F, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु I और F हैं। तो यह एक वक्र के रूप में है। वक्र के रूप में मतलब यदि कर्व रूप में आता है, वक्र रूप में यदि कोई ग्राफ है तो उसको बोलते हैं हम वक्राकार स्थिति में है। तो किसी सदिश क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, वो सदिश क्षेत्र में वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश क्षेत्र, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश क्षेत्र का मतलब क्या है? वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो सदिश क्षेत्र की दिशा हमें प्राप्त करनी है, या उसके ऊपर सदिश क्षेत्र का मान प्राप्त यदि हमें करना है, तो उस वक्र के ऊपर, उस बिंदु के ऊपर, उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हमको एक स्पर्श रेखा लेनी होती है। तो वो स्पर्श रेखा एक तो उस सदिश की दिशा को निरूपित करती है और दूसरा उसके मान को भी निरूपित करती है। तो यदि हमको यहाँ पर एक बिंदु ले लिया A, यदि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B, तो इस A बिंदु के ऊपर, इस वक्र के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वो स्पर्श रेखा उस सदिश की दिशा को शो करेगी। तो यहाँ पर जो बिंदु A है, इस A बिंदु पर यदि हमने ये स्पर्श रेखा ली, तो इसको शो किया गया है A1 सदिश से, इसको शो किया गया है A1 सदिश से। और जो इस वक्र की जो लंबाई है, उसको हमने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस वक्र की जो ये लंबाई है, उसको लिया गया है डेल L1, इस वक्र की लंबाई को लिया गया है डेल L1। तो अब इसकी परिभाषा के अनुसार सदिश क्षेत्र में वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश क्षेत्र, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश क्षेत्र मतलब A1 सदिश, तथा उस दिशा में वक्र की अल्प लंबाई, उसी दिशा में वक्र की अल्प लंबाई, अल्प लंबाई क्या है? डेल L1। जैसे ये पूरी लंबाई L है, तो इसकी एक छोटी सी लंबाई हमने ली है, उसको माना है हमने डेल L1, जो कि दिशा क्या होगी उसकी? उसी दिशा में होगी जिस दिशा में सदिश होगा हमारा, जिस दिशा में A1 सदिश होगा, उसी दिशा में हमने डेल L1 लेनी है। तो वक्र की अल्प लंबाई DL को यहाँ पर शो किया गया है। अलग अलग पार्ट के लिए ये लंबाई को हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे एक छोटे पार्ट के लिए डेल L1 होगी शुरू के लिए, बाद में डेल L2, फिर डेल L3, डेल L4, डेल L5, डेल L6,
अप टू डेल एल एन, जो अंतिम जो हम यहाँ पर पार्ट लेंगे उसको हम नाम देंगे डेल एल एन का। ठीक है, तो मतलब कि इस पूरे वक्र को एन छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया है और इसके प्रत्येक पार्ट को डेल एल वन, डेल एल टू, डेल एल थ्री अप टू डेल एल एन तक डिफाइन कर दिया हमने। क्लियर है आपको? तो हम एक बिंदु यदि एग्जांपल के लिए ले ले ए और उसके ऊपर जो स्पर्श रेखा ले रहे हैं, उस स्पर्श रेखा से जो सदिश शो हो रहा है वो हो रहा है A1 सदिश, और जो इसी की दिशा में जो बहुत ही छोटी जो लंबाई है वो है जैसे डेल L1। तो के अदिश गुणनफलों के मान के योग को व्यक्त करता है। जो ये सदिश क्षेत्र का रेखीय जो समाकलन है वो क्या करता है, वो एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से निरूपित जो सदिश होता है वो सदिश, और जो उस दिशा में जो लंबाई है डेल L1, उन दोनों का अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है, और पूरे पाथ के जो अदिश गुणनफल होंगे प्रत्येक बिंदु पर उन सबके जोड़ को व्यक्त करता है। अतः इसे पथ समाकलन, क्योंकि हम इसमें पूरे पाथ को इसको जोड़ रहे हैं, पूरे पाथ को जोड़ रहे हैं, पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और उसका अदिश गुणनफल A1 सदिश डेल L1 सदिश, A2 सदिश डेल L2 सदिश, A3 सदिश डेल L3 सदिश, उन सब का हम जोड़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस पथ का हम समाकलन कर रहे हैं। तो जो रेखीय जो समाकलन होता है सदिश क्षेत्र का, उसको हम पथ समाकलन भी कह सकते हैं। या जो ये वक्राकार जो हमारे पास शेप हमें दिख रही है, इस वक्र का हम समाकलन कह सकते हैं। ठीक है, तो दो नाम और मिल गए इसके हमें, एक तो रेखीय समाकलन बोल सकते हैं आप इसे, और एक इसको आप पथ समाकलन भी बोल सकते हो, वक्र समाकलन भी बोल सकते हो, के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोबारा से एक बार इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है? सदिश क्षेत्र में वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, उस सदिश क्षेत्र के वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश क्षेत्र A1 सदिश तथा उस दिशा में वक्र की अल्प लंबाई डेल L1 के अदिश गुणनफलों के मान के योग को व्यक्त करता है। पूरे वक्र के लिए जितने भी अदिश गुणनफलों के जोड़ होगा सबका, उसको प्रदर्शित करता है रेखीय समाकलन। अब इसको थोड़ा सा हम डिराइव करके समझेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यदि जो ये वक्र पथ हमें दे रखा है, जो कि एक सदिश क्षेत्र को शो कर रहा है, यदि इस वक्र पथ को अत्यल्प लंबाइयों छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेल L1, डेल L2, डेल L3 अप टू डेल Ln, मतलब कि n छोटे छोटे टुकड़े हमने इस पूरे पाथ के कर दिए, में विभाजित मानते हैं। ये हमने पहले से मान लिया है बात। अब जो इसकी परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर हम चलेंगे। तो एक पहले बिंदु A पर जो सदिश शो हो रहा है वो हो रहा है A1 सदिश, और इसकी दिशा में जो लंबाई है वो है डेल L1 सदिश। इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो है A1 सदिश डॉट डेल L1 सदिश। ऐसे ही अगला जो बिंदु होगा उस पर जो सदिश माना कि A2 सदिश आ रहा है स्पर्श रेखा खींचने पर, उसकी थोड़ी डायरेक्शन भी अलग आएगी, तो उसकी जो उसका जो सदिश होगा उस बिंदु पर वो होगा A2 सदिश। और जो अगला जो पार्ट होगा इस वक्र का, अगला जो भाग होगा इस वक्र का, वो है जैसे डेल L2 सदिश। जैसे ये डेल L1 था ऐसे ही डेल L2 हो गया। फिर अगले पॉइंट पर जाएं, अगले पार्ट पर जाएंगे, अगले पॉइंट पर तो हमारा सदिश होगा A3। अगला जो हमारा पार्ट होगा, भाग होगा इस वक्र का, वो होगा डेल L3। ऐसे ही AN सदिश डॉट डेल Ln सदिश। तो इस पूरे के पूरे वक्र को हमने कवर कर लिया और इसको हमने अदिश गुणनफलों का जोड़ के रूप में व्यक्त किया जाता है। रेखीय समाकलन का मतलब है ये। अब इसको यदि हम सिंगल टर्म में दिखाना चाहते हैं तो जब सम होता है, किसी भी क्वांटिटीज का सम होता है, यदि हमको इसे एक सिंगल टर्म में शो करना है तो इसको हम यहां पर सिग्मा से शो करते हैं।
इसको सिग्मा से शो करते हैं। और n बराबर 1 से लेकर n बराबर 1 से लेकर n, क्यों? क्योंकि यहां पर 1 रखेंगे तो a1 डेल l1 आएगा। 1 से लेकर n मतलब 1 2 3 अप टू n। 2 रखा तो a2 डेल l2 आएगा। 3 रखा a3 डेल l3 आएगा। n रखा an डेल ln आएगा। तो जो इसकी लिमिट हो गई, इसकी जो परास हो गई n की, वो हो गई 1 से लेकर n। तो यहां पर हमने इसको एक जनरल फॉर्म में इसको शो कर दिया, an सदिश डॉट डेल n सदिश। अब यदि जो ये डेल l है, जो हम इस वक्र को छोटे छोटे पार्ट्स में जो हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसको इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए कि ये लगभग जीरो के पास में पहुंच जाए, मतलब बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट जीरो हो, जीरो भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट जीरो हो, तो जो ये सिग्मा जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, उस सिग्मा की जगह पर हम समाकलन का चिन्ह यूज करते हैं। समाकलन का चिन्ह कौन सा? ये वाला। समाकलन का चिन्ह ये वाला यूज करते हैं। तो इसको हम सिग्मा को समाकलन के चिन्ह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जो यहां पर ये सिग्मा है, इसकी जगह हम यहां पर समाकलन यूज कर लेंगे और लिमिट i से लेकर f कर देंगे। a सदिश डॉट dl सदिश, तो इसको हम रेखीय समाकलन से प्रदर्शित करेंगे। इस पूरे के पूरे सदिश के लिए इसको रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया ये, i से लेकर f a सदिश डॉट dl सदिश। इसको यदि हम सदिश फॉर्म में यदि कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में यदि हम लिखें, मतलब कि जो सदिश है उसको रिजॉल्व करके लिखें, इसको घटकों के रूप में यदि हम लिखें, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर जो घटक होंगे इस सदिश के, उसके रूप में यदि हम लिखेंगे तो i से लेकर f i कैप ax, j कैप ay, k कैप az, i कैप j कैप k कैप। i कैप j कैप k कैप क्या है यहाँ पर? ये एकांक सदिश हैं। तो x अक्ष पर a सदिश का घटक ax है, y अक्ष पर a सदिश का घटक ay है, z अक्ष पर a सदिश का घटक az है। तो ये पूरा a सदिश हो गया। तीनों दिशाओं में इसका जो घटक होंगे उन सबको ऐड करके हम यहाँ पर a सदिश को शो कर सकते हैं। ऐसे ही ये dl सदिश हो गया। इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा और उसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे i से लेकर f तक, तो ये हमारे रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। तो आपको ये लर्न रखना है और इसको इक्वेशन नंबर 1.20 लेकर हमें चलना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। रेखीय समाकलन का ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी विद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं Ex, Ey और Ez, ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र के घटक दिए हुए हैं। x डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का घटक दे रखा है Ex इजिकल टू 2xy। y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का घटक दे रखा है x² माइनस y²। और z डायरेक्शन में हमको विद्युत क्षेत्र का घटक दिया हुआ है z। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि सदिश क्षेत्र E सदिश, विद्युत क्षेत्र को E सदिश से शो करते हैं, का बिंदु 0 0 0 से 1 -2 2 तक रेखीय समाकलन ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किस तरीके से ज्ञात करना होता है वो हम एक न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है कि जो रेखीय समाकलन हम विद्युत क्षेत्र का शो करेंगे उसको इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dl सदिश से शो करेंगे। E सदिश डॉट dl सदिश से शो करेंगे, लेकिन हमको यहां पर ये विद्युत क्षेत्र जो है ये घटकों के रूप में दिया हुआ है। तो हम जो इसका इंटीग्रेशन, जो इसका ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है, इसको x अक्ष, y एक्सिस एंड z एक्सिस
तीनों घटकों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे और इसकी लिमिट जब x घटक ले रहे हैं तो 0 से x, y घटक ले रहे हैं तो 0 से y और z घटक ले रहे हैं तो 0 से z के बीच में हम रखेंगे। पहली वाली 0 क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो है 0 0 0, तो जो इसका पाथ बनेंगे वो 3 पाथ बन गए। इसके 3 पाथ बन गए। एक तो इस 0 से लेकर 1, एक इस 0 से लेकर -2 और एक इस 0 से लेकर 2, क्योंकि हमको इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्राप्त करना है। तो Ex का मान हमको अलग से दिया हुआ है, Ey का अलग दिया हुआ है, Ez का अलग दिया हुआ है। तो जैसे ये बिंदु हैं वो x y z के निर्देशांक हैं, ये भी x y z के निर्देशांक हैं। तो हमको इस x के पॉइंट से इस x के पॉइंट पर, इस y के पॉइंट से इस y के पॉइंट पर, इस z के पॉइंट से इस z के पॉइंट पर, इन तीनों पाथों के बीच में हमको समाकलन करना होगा। इन तीनों पाथों के लिए हमको अलग अलग समाकलन करना होगा और जिसके विद्युत क्षेत्र का मान हमको दिया हुआ है। Ex का अलग दे रखा है, Ey का अलग दे रखा है, Ez का अलग दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों को हम यहां पर समाकलन कर देंगे। तो 0 से x के लिए लेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो गई? 0 से लेकर 1। और Ex क्या है? 2xy। x के रेस्पेक्ट में हमको इसका समाकलन करना है। दूसरा जो पाथ है वो बन रहा है 0 बिंदु से -2 तक। Ey क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रेशन। थर्ड जो इसका पॉइंट है 0 से लेकर z, मतलब 0 से लेकर जो ये प्लस का 2 दे रखा है, इसके बीच में हमको इसका समाकलन करना होगा। और Ez का मान हमको दे रखा है z dz। तो इन तीनों को हमने इसके अंदर पुट कर लिया। अब हमको पता है कि जब कोई समाकलन किसी चर राशि के जिसके रेस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है, उसके अलावा जो उसके साथ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके साथ में व्यंजक होते, जो उसके साथ चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, वो सब कांस्टेंट होती हैं। तो 2 और y तो हो जाएंगे इसमें कांस्टेंट, सिर्फ x इसके अंदर रहेगा, उसका हम समाकलन कर देंगे। तो 2y बाहर निकाल लिया। x का समाकलन x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2। x की घात n का समाकलन क्या होता है? x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है। तो यहां पर n क्या है? 1। x की घात n 1 है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मूले से समाकलन कर रहे हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया और लिमिट इसकी 0 से लेकर 1 पुट कर दी। प्लस इसमें 2 पद हैं, बीच में माइनस आ रहा है, इसको अलग अलग हम समाकलन करेंगे। इसका एक तो हो जाएगा x स्क्वायर dy और माइनस एक हो जाएगा y स्क्वायर dy। तो यदि हम इसको सेपरेट करना चाहें तो 0 से लेकर -2 x स्क्वायर dy माइनस 0 से लेकर -2 y स्क्वायर dy। इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लस z का यदि z के रेस्पेक्ट में करना है तो z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है? 0 से लेकर 2। क्लियर है? इसके अंदर 2y तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और x स्क्वायर बाई 2 में पहले x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे इस x की जगह पर, 0 अपॉन 2 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो 1 स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 बाई 2, 0 बाई 2 तो 0 होएगा ही होएगा, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ y बचेगा। प्लस x स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा।
मतलब 1 का y के रेस्पेक्ट में यदि हमें समाकलन करना है तो क्या आएगा y। 1 का मतलब क्या है y की घात 0, और y की घात 0 का यदि हमें समाकलन करना है तो y की घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। y की घात 0 प्लस 1 मतलब y की घात 1, मतलब y 1 तो नीचे आ ही जाएगा, तो y की घात 0 मतलब y यहां पर समाकलन हो गया इसका। इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेकर -2। इसका x² इसमें से बाहर रहेगा, इस वाले पार्ट में से x² तो कॉमन निकल गया ना, y अंदर बचा, सिर्फ y का समाकलन 0 से लेकर -2 के बीच में लिमिट पुट करनी होगी। अब इसमें ये y² का समाकलन करेंगे तो y³ अपॉन 3 आएगा, इसकी भी लिमिट 0 से -2 होगी, और इसकी लिमिट 0 से 2 ऑलरेडी है, इसको पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो z की जगह 2 पुट करा, 2 दूनी 4/2, ये 2 आ गया। अब 0 पुट करा तो 0 आ जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? इसको आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया y प्लस x² ऑलरेडी बाहर है, y की जगह पहले -2 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा -2, 0 की जगह तो 0 रहेगा, फिर यहाँ माइनस रखा, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस रख लिया। अब -2 इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, यहाँ पर माइनस का 8/3। ठीक है, 0 रखा तो 0 रहेगा, इसको एज इट इज रख दिया यहाँ पर, प्लस हो गया 2। आगे सॉल्व करें तो y माइनस 2x² प्लस 8/3 प्लस 2, 8/3 प्लस 2, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 8/3 प्लस 2 भी कर सकते हो इसको। तो ये हमारे पास में इसका रेखीय समाकलन प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, रेखीय समाकलन का, रेखीय समाकलन कर सकते हो आप आराम से। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसके रेस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं उसको तो कांस्टेंट लेना नहीं है, उसके अलावा सारे जितने भी चर होंगे या फिर कोई कांस्टेंट होंगे, नियतांक होंगे, वो सारे हमको उस समाकलन से बाहर निकाल लेने हैं। और जो जैसे y के रेस्पेक्ट में y को कर रहे हैं तो y को फिर बाहर नहीं निकालना है, उसका तो समाकलन हमें करना पड़ेगा x की घात n के फॉर्मूले से। x की घात n का समाकलन क्या होता है? x की घात n+1 अपॉन n+1। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि ये जो समाकलन हम रेखीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमको डाइवर्जेंस के अंदर यूज होंगे। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।